हेलो। हेलो। गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। Good afternoon, sir. गुड आफ्टरनून। Am I audible to everyone? Yes, sir. अच्छा, ओके। हेलो। ओके, तो आज बच्चों देखो शुरू करते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ इंथैल्पी। टाइप्स ऑफ इंथैल्पी के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो जैसा जैसा मैं पढ़ूं और जैसे जैसे मैं ब्लैक बोर्ड में नोट करूं तो सब लोग नोट करने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है? एंड आई होप दैट यू विल गेट एवरीथिंग क्लियर, ठीक है? तो जैसे हम इंथैल्पीज की बात करते हैं तो इंथैल्पी क्या होती है ये तो हम पहले समझ चुके हैं। अब ये कितनी तरह की होती है ये हमको इस सिनेरियो में समझना है। जैसे कि एक है इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ जैसे कि ये इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, किसी भी रिएक्शन की जो इंथैल्पी होती है वो क्या होती है, ठीक है? तो अगर हम किसी भी रिएक्शन की इंथैल्पी की बात करेंगे तो पहले इसका साइन क्या होगा, इसको कैसे हम डिनोट करेंगे, पहले हम ये देखते हैं। तो इसमें हम क्या देखते हैं, जैसे इंथैल्पी का साइन तो सबको पता है कि होता है H, ये H होता है। और चेंज इन इंथैल्पी जो हम लिखते हैं तो इसके पहले डेल्टा लगा देते हैं। अब ये चूंकि रिएक्शन की इंथैल्पी है इसलिए यहाँ पर हम R लगाएंगे। तो डेल्टा आर एच जो हम लिखेंगे तो ये हो जाएगा रिएक्शन फॉर इंथैल्पी, या आप कह सकते हैं इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। यानी किसी भी रिएक्शन, जब कोई भी रिएक्शन जब होती है तो उसमें इंथैल्पी चेंज कितना होता है ये हम इसके द्वारा समझ सकते हैं। तो इसको देखो कैसे लिखते हैं जरा ये समझिए। तो जरा इसको देखिए, हम पहले लिखें डेल्टा आर एच, ठीक है? यानी रिएक्शन ऑफ इंथैल्पी इक्वल टू, यहाँ देखिए हम लिखते हैं सम ऑफ इंथैल्पीज ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस सम ऑफ इंथैल्पीज ऑफ reactants, sum of enthalpies of products and sum of enthalpies of reactants। मतलब जितने भी प्रोडक्ट होंगे उनकी इंथैल्पी का समेशन माइनस जितने भी रिएक्टेंट होंगे उनकी इंथैल्पी का सम, दोनों को हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो डेल्टा आर एच निकल आएगा, इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन निकल आएगी।
अब जैसे इसको अगर हम सम ऑफ एंथैल्पीज ऑफ प्रोडक्ट्स को अगर हम लिखें, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन करें, तो इसको हम कैसे लिखेंगे? सिग्मा एच, ठीक है ना, सिग्मा एच, और एच के पहले जो हमें लिखना है वो जरा ध्यान दीजिए यहाँ पर, जैसे हमने ए लिख दिया, ठीक है, सिग्मा ए एच माइनस, ये प्रोडक्ट का है, ठीक है, तो यहाँ पर आप चाहें तो पी प्रोडक्ट लिख सकते हैं, प्रोडक्ट्स माइनस सिग्मा बी एच रिएक्टेंट्स, रिएक्टेंट्स। देखिए एच जो इंथैल्पी है वो किसकी है? प्रोडक्ट्स का है, और बी जो है तो एच जो है इंथैल्पी है रिएक्टेंट्स का। इस साइड में एच जो है प्रोडक्ट का, और इस साइड में एच जो है रिएक्टेंट्स का। रिएक्टेंट्स एक से ज्यादा हो सकते हैं, प्रोडक्ट एक से ज्यादा हो सकते हैं, तो उन सभी का हमको प्लस करना है, ठीक है। अब यहाँ पर जो ए लगा हुआ है, आप सोचोगे कि ए और बी क्या है, तो मैं ये कहूंगा कि जो ए और बी है ये स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है। ए और बी क्या है? ए या बी जो है क्या है? स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, ठीक है। ए एंड बी आर स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। अब आप सोचोगे कि स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या है, तो देखिए मैं इसको एक रिएक्शन लिख के बता रहा हूँ। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पर लिखा CH4 प्लस CO2, CH4 प्लस O2 लिखते हैं, CH4 प्लस 2O2 जैसे मान लीजिए हमने लिखा। अब इसको हमने बनाया, रिएक्शन है तो क्या बनेगा? जैसे CO2 बन जाएगा प्लस 2H2O बन जाएगा, माइनस यहाँ पे लिखेंगे, इसकी जो वैल्यू होती है चेंज इन एंथैल्पी की, इसमें दिया हुआ नहीं है, लेकिन यहाँ पर हम इसकी जो है टोटल जो एंथैल्पी चेंज हुआ डेल्टा आरएच की वैल्यू को हम बाद में लिखते हैं, तो यहाँ पर हमने लिखा है। अब देखिए अगर हमको यहाँ पर सम ऑफ एंथैल्पीज ऑफ प्रोडक्ट लिखना हो और सम ऑफ एंथैल्पीज ऑफ रिएक्टेंट्स लिखना हो, तो हम कैसे लिखेंगे? जैसे मान लीजिए ये प्रोडक्ट साइड है, तो पहले हमने लिखा है यहाँ पर एच एम, एम जो हमने लिखा है मोलर एंथैल्पी के लिए लिखा है, एम जो हमने लिखा वो किस लिए लिखा है? मोलर एंथैल्पी के लिए लिखा है, एच एम। अब जो है पहला है हमारे पास क्या? CO2, तो यहाँ पर हमने ब्रैकेट में लिख दिया CO2 और कॉमा लगा के लिख दिया, जैसे गैस है तो हमने लिख दिया गैस, ठीक है। अब यहाँ पर एक ये साइन जो हो जाएगा प्लस का 2S2O का, ये प्रोडक्ट दो है, एक ये है और दूसरा ये है, तो यहाँ पर हो जाएगा, तो इसको हम लिखेंगे तो ये हो जाएगा 2, क्योंकि यहाँ पर स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या है? 2। जो मॉलिक्यूल की जो पहले टर्म में लगा रहता है, नंबर जो लगा रहता है उसको हम बोलते हैं स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, ठीक है। तो यहाँ पर 2 लिखा और ब्रैकेट में हमने लिखा क्या? H2O, ये क्या है? लिक्विड है, ठीक है, तो ये हमने लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ पर हमने लगाया माइनस का साइन, अब हमको रिएक्टेंट्स का लिखना है, तो रिएक्टेंट्स कौन सा है हमारे पास? CH4 है, और ये क्या है? गैस है, तो इसको हमने गैस लिख दिया, इसके पहले कोई स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट नहीं है तो हमने यहाँ नहीं लिखा, प्लस 2O2 है, यहाँ पर स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या है? 2, ठीक है, तो यहाँ पर 2 लिख दिया, और यहाँ पर क्या है? O2, और ये क्या है? गैस, यहाँ पर हमने गैस लिख दिया। ये जो दोनों की वैल्यू है ये क्या है? मोलर वैल्यू है, HM वैल्यू है, मोलर इंथैल्पी है, क्या है? मोलर इंथैल्पी है, ठीक है। यहाँ पर जो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट आप समझ में आ गया, ये स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है, यहाँ पर 1 होना चाहिए तो नहीं लिखा हुआ है, हिडन है, ये मोलर, ये जो है स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है, यहाँ ये स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है, और यहाँ पर ये स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है। अगर इसके पहले 1 लिखा हुआ है, नहीं लिखा है तो हम मान लेते हैं कि ये लिखा हुआ है। अब ये जो है टोटल वैल्यू, अगर क्वेश्चन में टोटल वैल्यू H2O की दिया हुआ है कि इसकी मोलर एंथैल्पी कितनी है, इसकी मोलर एंथैल्पी कितनी है, इसकी मोलर एंथैल्पी दिस एंड इसकी मोलर एंथैल्पी इज दिस,
तो यहाँ पर लिख के उसको हमने क्या कर दिया, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर दिया, और मल्टीप्लाई करने के बाद दोनों को माइनस कर दिया। जब माइनस करके जो वैल्यू आएगी वो हमारा होगा डेल्टा आर एच, यानी इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। तो मेरी समझ में आ गया होगा। मैं एक बार माइक के पास बोल देता हूँ। इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन को हम डिनोट करते हैं डेल्टा आर एच से। अब डेल्टा आर एच विल बी इक्वल टू सम ऑफ इंथैल्पीज ऑफ प्रोडक्ट माइनस सम ऑफ इंथैल्पीज ऑफ रिएक्टेंट्स। अब सम ऑफ इंथैल्पीज ऑफ प्रोडक्ट को अगर हम लिखेंगे तो ये हो जाएगा सिग्मा ए एच ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस सिग्मा बी एच ऑफ रिएक्टेंट्स, जहां पर सिग्मा जो है क्या है, यूज्ड फॉर समेशन। सिग्मा को हम किसके लिए यूज करते हैं, समेशन के लिए, यानी कि प्लस करने के लिए। और ए और बी क्या है, ए एंड बी आर स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ प्रोडक्ट्स एंड रिएक्टेंट्स। हाँ, इसमें कंडीशन एक ये है कि रिएक्शन जो हम यूज कर रहे हो वो बैलेंस्ड इक्वेशन हो। जैसे ये जो हमने रिएक्शन लिखा है, ये कैसी रिएक्शन है, बैलेंस्ड इक्वेशन है। जब रिएक्शन बैलेंस्ड होगी तो उसमें डेल्टा आर एच की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। तो इंथैल्पीज में जो पहला काइंड है वो कौन सा है, इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन या डेल्टा आर एच। अब हम बात करते हैं एक नए टर्म की, जिसको कहते हैं स्टैंडर्ड इंथैल्पी। स्टैंडर्ड इंथैल्पी, स्टैंडर्ड इंथैल्पी। इस टर्म को देखिए क्या लिखा हुआ है इसमें, स्टैंडर्ड इंथैल्पी। तो इंथैल्पी तो पहले से है, एक नया टर्म आ गया है स्टैंडर्ड। तो स्टैंडर्ड को हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, पहली बात ये देखना है। जैसे मान लीजिए हम डेल्टा एच पहले से लिखते हैं, ये है चेंज इन इंथैल्पी। अब स्टैंडर्ड के लिए हम इसके सुपरस्क्रिप्ट पर यहाँ पर सर्किल बना के और ये साइन लगा देते हैं। सर्किल लगा के सर्किल के अंदर डैश का साइन लगा देते हैं, तो वो क्या हो जाता है, स्टैंडर्ड इंथैल्पी। अब हम उसको पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, स्टैंडर्ड इंथैल्पी। अब इसके कुछ पॉइंट्स हैं कि स्टैंडर्ड इंथैल्पी हम कब कहेंगे। जैसे कि इंथैल्पी चेंज फॉर अ रिएक्शन, जो भी रिएक्शन हो उसमें क्या होना चाहिए, इंथैल्पी चेंज होना चाहिए। इंथैल्पी चेंज ऑफ अ रिएक्शन, किसी भी रिएक्शन में क्या क्या होना चाहिए, इंथैल्पी चेंज होना चाहिए। कब, व्हेन ऑल पार्टिसिपेंट्स आर इन स्टैंडर्ड स्टेट। दूसरा पॉइंट है व्हेन ऑल पार्टिसिपेंट्स आर इन स्टैंडर्ड स्टेट। मतलब इसमें इंथैल्पी चेंज रिएक्शन की हम मेजर करेंगे, लेकिन कब मेजर करेंगे, जब रिएक्शन के जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं वो किसमें होने चाहिए, स्टैंडर्ड स्टेट में होने चाहिए। स्टैंडर्ड स्टेट का मतलब है क्या, ये भी जानना चाहिए कि स्टैंडर्ड स्टेट क्या है। इसका मतलब है कि जो भी पार्टिसिपेंट्स हैं वो प्योर फॉर्म में होने चाहिए। किस फॉर्म में होने चाहिए, प्योर फॉर्म में होने चाहिए। और स्टैंडर्ड स्टेट का मतलब क्या है, जो टेम्परेचर हो वो स्टैंडर्ड टेम्परेचर हो, स्टैंडर्ड टेम्परेचर हो, और जो प्रेशर हो वो स्टैंडर्ड प्रेशर हो, स्टैंडर्ड प्रेशर हो। यानी जो रिएक्शन हो वो क्या हो, स्टैंडर्ड टेम्परेचर पर हो, और जो प्रेशर हो वो स्टैंडर्ड प्रेशर हो, 1 बार हो। ठीक है। और दूसरा प्योर फॉर्म में सब्सटेंस को होना चाहिए। सब्सटेंस को किस में होना चाहिए, प्योर फॉर्म में होना चाहिए। प्योर फॉर्म का मतलब क्या है भाई, जैसे आयरन है तो आयरन को हम किससे लिखते हैं, Fe से लिखते हैं, और ये सॉलिड स्टेट में ही प्योर फॉर्म में रहता है। जैसे ऑक्सीजन है वो O2 है ना, Cl2 है, क्लोरीन है। अब ये जो है किसमें होना चाहिए, प्योर फॉर्म में होने चाहिए, इसमें किसी तरह से इम्प्योर नहीं होने चाहिए। और दूसरी चीज ये है कांस्टेंट टेम्परेचर में, या कह लीजिए आप स्पेसिफिक टेम्परेचर पर और स्टैंडर्ड प्रेशर में होना चाहिए।
ठीक है। तब हम उस स्टेट में कहेंगे कि जो इंथैल्पी चेंज हम कैलकुलेट कर रहे हैं वो है स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। अब देखिए, जब हम स्टैंडर्ड इंथैल्पी की बात करेंगे तो यहाँ पर ऐसे ही यूज होगा कि वो सब्सटेंस प्योर फॉर्म में होने चाहिए और प्योर फॉर्म में होने के साथ स्टैंडर्ड टेम्परेचर और स्टैंडर्ड प्रेशर में होने चाहिए। अब इसमें हमने आप लोगों ने देखा होगा एक है फेज ट्रांसफॉर्मेशन। फेज ट्रांसफॉर्मेशन, फेज ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। तो फेज ट्रांसफॉर्मेशन में मैं आपको ये कहूंगा कि जैसे सॉलिड है, ठीक है, सॉलिड लिक्विड में चेंज हो रहा है, फेज चेंज हो रही है और लिक्विड चेंज हो रहा है गैस में, ठीक है। सॉलिड लिक्विड में चेंज हो रहा है और लिक्विड जो है गैस में चेंज हो रही है, यानी ये फेज सॉलिड से लिक्विड में बदल रहा है और लिक्विड से गैस में बदल रहा है। अब ये सॉलिड से लिक्विड में जो बदलेगा तो इसका मतलब है मेल्टिंग, क्या हो रहा है, मेल्टिंग। और जब लिक्विड गैस में बदलेगा तो इसका मतलब है वेपोराइजेशन, वेपोराइजेशन, ठीक है। सॉलिड अगर लिक्विड में बदल रहा है तो क्या हो रहा है, मेल्ट हो रहा है, और मेल्ट होने का मतलब हम इसको क्या कर रहे हैं, गर्म कर रहे हैं। वी आर हीटिंग इट, हीट एनर्जी प्रोवाइडिंग टू द सिस्टम, सिस्टम को हम हीट एनर्जी दे रहे हैं। अब लिक्विड जब गैस में चेंज हो रहा है तो यहाँ भी हम इसको क्या कर रहे हैं, हीट एनर्जी दे रहे हैं। तो लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो रहा है और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं वेपोराइजेशन, हम पहले से जानते हैं ये सब। और सॉलिड अगर डायरेक्टली गैस में चेंज हो रहा है विदाउट टेकिंग द स्टेज ऑफ लिक्विड, तो इसको हम बोलते हैं, अगर सॉलिड सीधे गैस में कन्वर्ट हो रहा है बिना लिक्विड के स्टेट को अटेंड किए हुए, तब हम उसको हम बोल देंगे क्या, सब्लिमेशन, 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 ठीक है ना। तो हमारे पास यहाँ पर अगर फेज ट्रांसफॉर्मेशन करना है तो इतनी सारी चीजें हैं कि सॉलिड लिक्विड में बदलेगा, लिक्विड गैस में बदलेगा, या सॉलिड सीधे जो है गैस में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। अब अगर मान लीजिए हम यहाँ पर एक चीज लेते हैं, ये जो H2O है ये सॉलिड है और ये चेंज हो रहा है H2O गैस में, लिक्विड में। मान लीजिए पहले सॉलिड किस में चेंज हो रहा है, लिक्विड में। H2O सॉलिड है और ये चेंज हो रहा है H2O लिक्विड में। तो यहाँ पर जो मेल्टिंग हो रही है इस प्रोसेस को हम बोलते हैं फ्यूजन। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, फ्यूजन। सॉलिड लिक्विड में चेंज हो रहा है, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं फ्यूजन। तो इसलिए जब हम इसकी स्टैंडर्ड एंथैल्पी लिखेंगे तो हम ये लिखेंगे डेल्टा H, ठीक है। क्या लिखेंगे, डेल्टा, डेल्टा H, ये हमने लिखा डेल्टा H। अब यहाँ पर स्टैंडर्ड एंथैल्पी है तो यहाँ पर हमने ये साइन लगाया जो हमने बताया था स्टैंडर्ड के लिए लगाते हैं, और यहाँ पर लिख देंगे FUS, ठीक है। तो ये हो जाएगा इस तरीके से डेल्टा और यहाँ पर H, यहाँ पर FUS लिख देंगे और यहाँ ये साइन लगा देंगे, तो ये स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन हो जाएगा, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए डेल्टा, ये रिएक्शन ये मान लीजिए ये लिखा हुआ है इस तरह से, अब यहाँ पर लिख देते हैं डेल्टा H इज इक्वल टू, कितना लिख दे, मान लीजिए 6.00 किलो जूल पर मोल, 6.00 किलो जूल पर मोल, ठीक है, ये हमने लिख दिया। तो जितनी फ्यूजन एंथैल्पी है वो कैसी होंगी, पॉजिटिव होंगी। जितनी भी फ्यूजन एंथैल्पी है वो कैसी होंगी, पॉजिटिव होंगी। पॉजिटिव क्यों होंगी, क्योंकि भाई जो पैसे हैं ना तो किस में जा रहे हैं, पर्स में जा रहे हैं, यानी जो एनर्जी है वो हम क्या दे रहे हैं, सिस्टम को सप्लाई कर रहे हैं। तो जब सिस्टम को सप्लाई कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, फ्यूजन एंथैल्पी क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। अब इसमें लेकिन कब, देखिए एंथैल्पी चेंज, पहला पॉइंट इसमें ये होना चाहिए कि एंथैल्पी में चेंज होना चाहिए।
तो हम यहाँ पर लिखेंगे इंथैल्पी चेंज। ये पॉइंट्स लिखना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये सारे वो पॉइंट्स हैं जो की टर्म्स हैं, इनके किसी एक के एब्सेंस में आपकी वो इंथैल्पी बदल जाएगी। ठीक है, तो पहला इंथैल्पी चेंज होना चाहिए, या आप कह सकते हैं कि हीट रिक्वायर्ड। ठीक है ना, जितना हीट रिक्वायर्ड है जिसकी वजह से इंथैल्पी चेंज हो रही है वो। फिर अब यहाँ पर जैसे मेल्टिंग वाली बात हम कर रहे हैं, फ्यूजन वाली, तो यहाँ पर दूसरा पॉइंट होना चाहिए मेल्टिंग ऑफ या कि फ्यूजन ऑफ 1 मोल सॉलिड। यानी जो फ्यूजन हो रहा हो वो केवल 1 मोल सॉलिड का होना चाहिए, इससे ज्यादा का नहीं। मेल्टिंग ऑफ 1 मोल सॉलिड। दूसरा, तीसरी चीज क्या होना चाहिए, इन स्टैंडर्ड स्टेट में होनी चाहिए। इन स्टैंडर्ड स्टेट में होनी चाहिए, यानी टेम्परेचर स्टैंडर्ड स्टेट में हो, प्रेशर स्टैंडर्ड स्टेट में हो, और सबस्टेंस किस में हो, प्योर फॉर्म में हो। तीसरा नेक्स्ट पॉइंट जो है, अभी चूंकि हम हीट इसमें सप्लाई कर रहे हैं, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, इंडोथर्मिक रिएक्शन। इंडोथर्मिक रिएक्शन। तो ऐसी स्थिति में जो फेज ट्रांसफॉर्मेशन है उसको हम बोलेंगे स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। ठीक है, इसको एक टर्म हम और देते हैं, मोलर इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन भी इसको हम बोलते हैं, मोलर इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन भी बोलते हैं। ये एक ट्रांसफॉर्मेशन है। दूसरा देखो, दूसरे पॉइंट्स, एक ट्रांसफॉर्मेशन ये हो गया, और दूसरा जो है, दूसरी इंथैल्पी लिखिए, इंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन। इंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन, ये वाली इंथैल्पी, यहां से ये, तो हमने लिखा यहां पर इंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन। इंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन, देखो इसको लिखेंगे कैसे, ये सारी स्टैंडर्ड इंथैल्पी है, स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन। तो हम पहले डेल्टा बनाएंगे, फिर यहाँ एच लिखेंगे, और यहाँ पर हम लिखेंगे वेप। ठीक है, वेप से हम समझ लेंगे कि ये वेपोराइजेशन है, और यहाँ पर ये सर्किल बना के हम यहाँ पर डैश लगा देंगे, तो इसका मतलब हो जाएगा स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन। अब स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन को, जैसे कि मान लीजिए H2O लिक्विड है और ये चेंज हो रहा है H2O गैस में। इसमें चेंज हो रहा है, H2O गैस में चेंज हो रहा है। तो 1 मोल H2O किसमें चेंज हो रहा है, गैस में चेंज हो रहा है। ठीक है ना, तो यहाँ पर क्या है, जैसे इसमें लिखा हुआ है 46.79 किलो जूल पर मोल, 46.7 किलो जूल पर मोल, ये मेजर्ड है। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम क्या बोलेंगे कि मोल, एक तो इंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन हो गया, या एक कह लीजिए स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन। दूसरा आप कह सकते हैं मोलर इंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन, क्योंकि 1 मोल का चेंज हो रहा है इसमें। ठीक है ना, तो अब इसके जो की टर्म्स हैं वो क्या हैं, हीट रिक्वायर्ड, पहली बात कि कितना हीट हम प्रोवाइड कर रहे हैं सिस्टम को। दूसरी बात ये भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा, क्योंकि ये भी क्या है, एंडोथर्मिक रिएक्शन है, और इसमें भी तो पैसे सिस्टम में ही पर्स में ही जा रहे हैं, सिस्टम को हीट प्रोवाइड की जा रही है। दूसरा जो है, टेम्परेचर स्टैंडर्ड स्टेट में होना चाहिए और प्रेशर भी स्टैंडर्ड स्टेट में होने चाहिए। तो ऐसी स्थिति में अगर प्रेशर और टेम्परेचर स्टैंडर्ड स्टेट में है, 1 मोल लिक्विड वेपर में कन्वर्ट हो रहा है, तो जो भी हीट रिक्वायर्ड होगा, व्हाट एवर हीट रिक्वायर्ड, दैट इज नोन एज मोलर इंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन, और यू कैन से स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन। ठीक है, अब आ गया स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन। ये सॉलिड सीधे कन्वर्ट हो रहा है किसमें, गैस में। तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे, डेल्टा का साइन बनाया, H लिखा, और यहाँ हमने लिख दिया सब। अगर हमने यहाँ सब लिख दिया और ये स्टैंडर्ड का साइन बना दिया, तो स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन हो जाएगा।
और इसको आप जानते हैं कि अगर H2O सॉलिड है तो ये 1 मोल सॉलिड H2O अगर ये चेंज हो रहा है H2O गैस में तो यहाँ पर हो जाएगा सब्लिमेशन। और इस सब्लिमेशन के भी वही पॉइंट्स हैं कि पहला तो चेंज इन एंथैल्पी होना चाहिए, मतलब कि कितनी हीट रिक्वायर्ड है 1 मोल सॉलिड को कन्वर्ट करने के लिए, किसमें, गैस में, और स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पर। ठीक है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पर 1 मोल सॉलिड को गैस में कन्वर्ट करने के लिए व्हाट एवर हीट इज रिक्वायर्ड दैट इज नोन एज एंथैल्पी चेंज, एंथैल्पी ऑफ स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन। ठीक है, ये एक तरह की एंथैल्पी हो गई। तो पहला हमने क्या पढ़ा, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। दूसरा हमने क्या पढ़ा, फेज ट्रांसफॉर्मेशन। फेज ट्रांसफॉर्मेशन में हमने क्या पढ़ा, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। फिर हमने क्या पढ़ा, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन। फिर हमने क्या पढ़ा, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन। और अब एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड एंथैल्पी है जिसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। तो इसको हमें जरा देखना है कि स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन क्या है। यहां हमने लिखा स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। तो देखो पहले तो अगर इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे यही देख लेते हैं। तो ये डेल्टा एस तो हमको बनाना ही है क्योंकि ये चेंज इन एंथैल्पी है। डेल्टा एच बनाया, यहाँ पर हमने एफ बना दिया। ठीक है, तो ये अगर एफ बना हुआ है तो फॉर्मेशन है, अगर एफ यू एस बना हुआ है तो फ्यूजन है। अब फॉर्मेशन के बाद यहाँ पर हमने ये साइन बना दिया तो ये स्टैंडर्ड हो गया, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। अब इसके क्या कीवर्ड्स हैं, कौन कौन से पॉइंट्स हैं जिससे हम कहेंगे कि ये स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है। तो मैं चाहूंगा आप नोट कर लें। पहला एंथैल्पी चेंज, पहला पॉइंट है एंथैल्पी चेंज या हीट रिक्वायर्ड, एंथैल्पी चेंज, एंथैल्पी चेंज, ठीक है, या हीट रिक्वायर्ड। ठीक है, दूसरा फॉर्मेशन ऑफ 1 मोल कंपाउंड, जो फॉर्मेशन हो उसमें फॉर्मेशन ऑफ 1 मोल कंपाउंड, मतलब यहाँ पर जो भी रिएक्शन हो रही हो उसमें जो कंपाउंड का फॉर्मेशन हो वो 1 मोल हो। अगर 1 मोल के से ज्यादा का फॉर्मेशन हो रहा है या कम का फॉर्मेशन हो रहा है तो वो स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन नहीं कहा जाएगा। कहाँ से होना चाहिए 1 मोल कंपाउंड का फॉर्मेशन, कहाँ से होना चाहिए, फ्रॉम इट्स एलिमेंट्स, फ्रॉम इट्स एलिमेंट्स। 1 मोल कंपाउंड का फॉर्मेशन एलिमेंट से होना चाहिए। एलिमेंट शुड बी इन मोस्ट स्टेबल स्टेट, एलिमेंट शुड बी in most stable state, most stable state। ये तो पहला पॉइंट ये है एंथैल्पी चेंज होना चाहिए। एंथैल्पी चेंज होगा ही क्योंकि डेल्टा एफ एच स्टैंडर्ड है, ये क्या, चेंज इन स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। ठीक है, चेंज इन स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, तो ये होना चाहिए एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट 1 मोल कंपाउंड का फॉर्मेशन होना चाहिए। तीसरा जो 1 मोल कंपाउंड का फॉर्मेशन हो वो उसके एलिमेंट से होना चाहिए।
चौथा, एलिमेंट जो है मोस्ट स्टेबल स्टेट में होना चाहिए और इस स्टेट को बोलते हैं रिफरेंस स्टेट, रिफरेंस स्टेट। ठीक है, तो ये जो मोलर स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है, ये इसके कीवर्ड्स हैं, पॉइंट्स हैं, जिसके बगैर ये मोलर इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन नहीं होगा या स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन नहीं होगा। पहला तो इंथैल्पी चेंज होना चाहिए, दूसरा फॉर्मेशन ऑफ वन मोल कंपाउंड होना चाहिए, तीसरा जो कंपाउंड का फॉर्मेशन हो रहा हो वो उसके एलिमेंटल स्टेज से होना चाहिए, और चौथा जो है जो एलिमेंट्स हो वो मोस्ट स्टेबल स्टेट में होना चाहिए, जिसको कि हम बोलते हैं रेफरेंस स्टेट। अब इसमें प्रॉब्लम ये है कि इसको हमको समझाना है कैसे, विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल, लेकिन अब वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम, टाइम ओवर हो गया है, दूसरा लोग वेट कर रहे हैं, इसलिए हम इसको आज यहीं पे ख़त्म करते हैं। जब नेक्स्ट डे जब हम इसको शुरू करेंगे स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन को, तब हम इसके विद एग्जाम्पल्स इसको हम देखेंगे। ठीक है, तब तक के लिए नमस्कार। पंकज मिश्रा, माइक Yes, sir. भैया। गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। Thank you, sir.